चैप्टर 336। सांझ का गुस्सा शौर्य की मुस्कुराहट। शौर्य बोला, देखो सांझ, ये गलत बात है। तुम रो नहीं सकती। तुम ही सबसे अच्छी दोस्त हो, मतलब सबसे अच्छी लड़ने वाली दोस्त हो। हम दोनों ने साथ में कितना लड़ाई वाला वक्त बिताया है। अब तुम रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था कि मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और अब जब मेरी स्वीटी वापस आ गई है तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं कर सकता। अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब तुम रो मत प्लीज। इतना कहकर शौर्य ने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और सांझ की तरफ बढ़ा दिया। सांझ के आंसू जो अब तक आंखों में थे, वो लुढ़ककर गाल पर आ गए। लेकिन शौर्य भी बहुत पक्का था। उसका दिल सांझ के आंसू को देखकर पिघल नहीं रहा था, बल्कि उसने अपना इरादा पक्का कर लिया कि वो सांझ को हर्षवर्धन के बर्थडे तक तो परेशान जरूर करेगा, उसे रुलाएगा भी और उसे खुद से दूर भी नहीं जाने देगा। उसकी पसंद की हर चीज खरीदेगा और उसे एहसास भी नहीं होने देगा कि वो उसी से सगाई करने वाला है। सांझ तो इतना परेशान थी कि उसने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि शौर्य ये सब क्यों कर रहा है। बस वो तो अपने दिमाग में ये बात मानकर बैठ गई कि शौर्य और उसके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। उसका एक तरफा प्यार हमेशा एक तरफा ही रहेगा। शौर्य ने सांझ के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देखो प्लीज अब रो मत, चलो रिंग सेलेक्ट करते हैं। इतना कहकर शौर्य ने काउंटर पर रखी हुई एक रिंग उठाई और सांझ की उंगली में पहना दी। शौर्य ने कहा, देखो सांझ, ये कैसी है। सांझ बोली, अच्छी है। शौर्य बोला, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही और तुम्हारी उंगली में फिट भी नहीं है। आखिर मेरी चाशनी के हाथ भी तो तुम्हारे जैसे नाजुक से ही हैं। इतना कहकर शौर्य ने एक और रिंग उठाई और वो भी उंगली में पहना दी। ऐसे करके शौर्य ने ना जाने कितनी ही रिंग सांझ को पहना दी, लेकिन सांझ को एक भी रिंग पसंद नहीं आ रही थी, या कह सकते हैं कि वो कोई रिंग पसंद नहीं करना चाहती थी। शौर्य भी परेशान हो गया और सल्ज़गल भी, लेकिन सांझ ने एक भी रिंग के लिए हाँ नहीं कहा। आखिर में शौर्य ने 14-15 रिंग उठाकर सल्ज़गल के हाथ में रखी और बोला, इन सबको पैक कर दो। ये सुनते ही सांझ ने हैरानी से शौर्य को देखा, तो शौर्य बोला, अब तुम्हें जब कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? इनमें से किसी एक को अपनी चाशनी को पहना दूंगा। सांझ बोली, हाँ क्यों नहीं पहना देना। आखिर तुम्हारी चाशनी तुम्हारी बीवी जो बनने वाली है, और मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। मुझे तो दोस्त के नाते भी कभी कुछ नहीं दिलवाया और अपनी बीवी के लिए 14-15 रिंग खरीदी जा रही है। एक काम करो, ये वाला नेकलेस भी खरीद लो, वो वाला नेकलेस भी खरीद लो और ये चूड़ियां भी खरीद लो। सांझ गुस्से में थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि शौर्य अपनी चाशनी के लिए इतना सब कुछ खरीद रहा है। सांझ ने गुस्से में जो शौर्य को खरीदने के लिए कहा, शौर्य ने वो सब कुछ खरीद लिया। इतनी सारी ज्वेलरी खरीदने के बाद शौर्य बोला, अब खुश। अब तुम कहोगे कि चाशनी के लिए ये दुकान खरीद लो तो मैं ये दुकान भी खरीद लूंगा। सांझ जितना अंदर ही अंदर जलती, शौर्य उतना ही खुश होता। शौर्य शॉपिंग बैग लेकर खड़ा हो गया और फिर उसने सांझ को देखकर कहा, अब क्या यही बैठे रहने का इरादा है? चलो कहीं खाना खाते हैं। सांझ का दिल जल रहा था। थोड़ी देर पहले तो सांझ बहुत ज्यादा उदास थी, लेकिन अब उसे शौर्य पर गुस्सा आने लगा। शौर्य ने सारे शॉपिंग बैग एक हाथ से पकड़े और सांझ की बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो ना, इतने नखरे क्यों कर रही हो? आखिर मेरा तुम्हारा लड़ाई वाला रिश्ता है, कुछ तो लड़ाई करो। तुम चुप रहती हो तो अच्छा नहीं लगता। सांझ और शौर्य दोनों ही उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गए। शौर्य ने सांझ को गाड़ी में बैठाया और सारे शॉपिंग बैग बैक सीट पर रख दिए। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। शौर्य गाड़ी में से उतरा और दूसरी साइड जाकर सांझ की तरफ का गेट खोल दिया। सांझ उतरकर बोली, यहाँ रहना है मुझे। शौर्य बोला,
नहीं नहीं, तुम शादी से पहले अपनी ससुराल में थोड़ी ना रहोगी। शौर्य ने फ्लो में सच बोल दिया और फिर कसकर अपनी आंखें बंद करके अपनी बात को ठीक करता हुआ बोला, अंडरस्को, मेरे कहने का मतलब है ये तुम्हारा ससुराल थोड़ी है जो तुम यहाँ रहोगी। मैं तो तुम्हें बुआ से मिलवाने लाया था, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि सांझ से मिलवा दे। सांझ बोली, अंडरस्को, ठीक है मिल लेती हूँ आंटी से, लेकिन उसके बाद मुझे रघुवंशी मेंशन छोड़ना। शौर्य ने आज्ञाकारी लड़के की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। सांझ जान के आगे चली गई और शौर्य मुस्कुराता हुआ पीछे पीछे। शौर्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोनों ही रिजावत हाउस के अंदर आ गए। सामने वंशिका और वरदान दोनों खड़े थे। वरदान और वंशिका ने सांझ को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने दोनों को ही चुप रहने का इशारा किया। वरदान और वंशिका समझ गए कि शौर्य ने अब भी सांझ को सच नहीं बताया। दोनों ने एक साथ ना में गर्दन हिलाई और दोनों ही मन खुद से बोले, अंडरस्को, ये लड़का हर्षवर्धन के बर्थडे वाले दिन इस लड़की से मार खाने वाला है, सबके सामने पिटेगा। वंशिका ने बहुत प्यार से सांझ को सोफे पर बैठाया और एक नौकर को देखकर बोली, अंडरस्को, जाओ सांझ के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। सांझ बोली, अंडरस्को, नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं खानी, कुछ भी खाने का मन नहीं है। वंशिका ने सांझ को प्यार करते हुए कहा, अंडरस्को, ऐसे कैसे मन नहीं है? इतने दिनों बाद आई हो, मैं तो शौर्य से कह रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास रहो, लेकिन शौर्य है कि तुम्हें छोड़कर उस कल मुही से शादी करने के लिए अड़ा हुआ है। ये सुनते ही सांझ को गुस्सा आ गया। सांझ बोली, अंडरस्को, आप जानती है आंटी उसके लिए इसने इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी है और मुझे दोस्त बोलता है, मेरे लिए आज तक एक चॉकलेट नहीं खरीदी थी। शौर्य वरदान के पास बैठता हुआ बोला, अंडरस्को, अब देखो सांझ, ये तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी टेडी बियर की दुकान खरीदी थी, भूल गई एक टेडी बियर फाड़ा मैंने तुम्हारा। बदले में मैंने तुम्हें बहुत सारे टेडी बियर दिए थे। सांझ के दिमाग की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। सांझ को कुछ भी याद नहीं था। समझ ने कहा, अंडरस्को, झूठ मत बोलो, कब दिए? वंशिका ने कहा, अंडरस्को, दिए हैं जब तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। तब एक दिन शौर्य ने गुस्से में तुम्हारा टेडी बियर फाड़ दिया था और फिर बदले में तुम्हारे लिए बहुत सारे टेडी बियर लेकर आया था। यकीन नहीं आता तो जाकर उस कमरे में देख लो जहां तुम पहले रहती थी। तभी वहां एक लड़की आई। वंशिका ने उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को, आ जाओ, तुम्हारे ही इंतजार कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर थी। वो लड़की आकर वंशिका और सांझ के पास बैठ गई। उस लड़की के हाथ में एक टैबलेट था। उस लड़की ने उस टैबलेट की स्क्रीन पर बहुत सारे लहंगे के डिजाइन दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, देखिए मिसेज रजावत, आपकी बहू के लिए कौन से लहंगे को डिसाइड करना है। वंशिका खुश होकर वो लहंगे देख रही थी। वंशिका ने टैबलेट सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, सांझ तुम ही बता दो कि इसकी चाशनी पर कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा। ये सुनते ही सांझ का तो दिल जैसे फूक रहा था। उसने बिना सोचे समझे एक लहंगे को टच करते हुए कहा, अंडरस्को, ये वाला अच्छा लगेगा। वंशिका उस लहंगे को देखने लगी और तभी शौर्य ने वो टैबलेट वंशिका के हाथ से छीनते हुए कहा, अंडरस्को, मैं भी तो देखूं मेरी लड़ाकू दोस्त ने मेरी चाशनी के लिए कौन सा लहंगा पसंद किया है। जो लहंगा सांझ पसंद किया था वो शौर्य को पसंद नहीं आया। शौर्य ने उनमें से एक लहंगा पसंद किया और टैबलेट उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने जो सिलेक्ट किया है वही डिजाइन करना। उस लड़की ने टैबलेट बंद करके अपने बैग में रखा और उठकर वहां से चली गई। सांझ को आप गुस्सा आ रहा था। सांझ बोली, अंडरस्को, मुझे रघुवंशी मेंशन जाना है। शौर्य ने कहा, अंडरस्को, रुक जाओ ना, कल छोड़ आऊंगा। सांझ ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं मुझे अभी जाना है। शौर्य बोला, अंडरस्को, ठीक है चलो। शौर्य सांझ को लेकर रजावत हाउस से बाहर जाने लगा और फिर उसने पलटकर अपने बुआ और फूफा को देखा।
वरदान ने तो अपने सिर पर हथेली मार ली और वंशिका ने शौर्य को चांटा दिखाया, जैसे कहना चाहती हो, अंडस्को, तू घर आजा, तुझे मैं बताती हूँ, कुछ ज्यादा ही सता रहा है। लेकिन शौर्य के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट थी, उसे तो जैसे अब कुछ नहीं चाहिए था, बस कुछ दिनों बाद उसकी सांझ हमेशा के लिए उसकी हो जाती। शौर्य सांझ को लेकर रजावत हाउस से चला गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। कल हर्षवर्धन का बर्थडे था और रघुवंशी ब्रदर्स ने हर्षवर्धन के लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई थी। कितने दिनों बाद रघुवंशी मैंशन में खुशियां थी और वो सब मिलकर उन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते थे। सारी तैयारियां दिव्यांश और दृष्टि ने की थी। दिव्यांश तो अब भी फोन पर लगा हुआ था और किसी से कह रहा था, अंडस्को, किसी भी चीज में कभी नहीं होनी चाहिए और केक 4 लेयर का बनेगा, दुनिया वालों को लगना चाहिए रघुवंशी ब्रदर्स ने अपने चाचू के लिए कुछ प्लान किया है। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही एक केबिन में बैठे हुए थे। दिव्यांश जहां फोन पर अरेंजमेंट देख रहा था, वही शिवाय उसका ध्यान तो कहीं और ही था। तभी केबिन का गेट खुला, सामने एक आदमी खड़ा था। शिवाय ने उस आदमी को देखा तो शिवाय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। शिवाय ने उस आदमी को हर्षवर्धन के बारे में पता लगाने के लिए कहा था और फिलहाल शिवाय अपने चाचू के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना चाहता था। उस आदमी ने इशारों में ही अंदर आने की परमिशन मांगी और शिवाय ने इशारों में ही उसे अंदर बुला लिया। दिव्यांश ने भी उस आदमी को देखा तो फोन कट कर दिया। दिव्यांश को नहीं पता था वो आदमी कौन है, जबकि शिवाय उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो इस आदमी को देखकर कितने टेंशन में है। शिवाय ने उस आदमी को बैठने के लिए कहा और वो आदमी बैठ गया। दिव्यांश ने पूछा, अंडस्को, ये कौन है? शिवाय बोला, अंडस्को, तू बैठ, बताता हूँ। शिवाय ने उस आदमी में से कहा, अंडस्को, हाँ तो बताओ क्या खबर है? वो आदमी बोला, अंडस्को, सर ये बात सच है, आपके चाचू आपके सगे चाचू नहीं है। ये सुनते ही शिवाय ने अपना सर टेबल पर रख लिया। वो बात सुना नहीं चाहता था, उसे इसी बात का डर था और यही हुआ। दिव्यांश तो हैरानी से उस आदमी को देख रहा था। दिव्यांश खड़ा हुआ, उसने बिना सोचे समझे उस आदमी के कॉलर पकड़कर कहा, अंडस्को, क्या बकवास कर रहा है तू? किसने कहा कि चाचू हमारे चाचू नहीं है? निकल यहाँ से। दिव्यांश उस आदमी को पकड़कर केबिन से निकालने लगा। शिवाय तो ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। फाइनली शिवाय ने कहा, अंडस्को, रुक जा दिव्यांश, वो जो कह रहा है सच कह रहा है। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश रुक गया। शिवाय बोला, अंडस्को, उसकी कॉलर छोड़ दे। शिवाय ने उस आदमी से कहा, अंडस्को, यहाँ आकर बैठो और पूरी बात बताओ। वो आदमी वापस आकर बैठ गया। शिवाय ने दिव्यांश से कहा, अंडस्को, यहाँ आकर बैठ जा। दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो शिवाय के कहने से वहां आकर बैठ गया। शिवाय ने उस आदमी को देखा तो वो आदमी बोला, अंडस्को, सर मिस्टर हर्षवर्धन आपके पापा के ड्राइवर के बेटे हैं। शिवाय की मुट्ठी कस गई। शिवाय ने देखा लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, अंडस्को, रुको मत, कहते जाओ। वो आदमी बोला, अंडस्को, सर आज से करीब 22-23 साल पहले आपके पापा यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। वो सब पुश्तैनी हवेली में रहते थे। वहाँ सुखराम नाम का एक ड्राइवर था, उसकी बीवी मालती थी। सुखराम का एक बेटा भी था, हर्ष। 5 साल का हर्ष आपके पापा के बहुत करीब था। आपके पापा हर्ष को बहुत प्यार करते थे और हर्ष भी पूरा दिन हवेली में रहता था। तब तक विराज के पापा की शादी नहीं हुई थी, वो हायर स्टडी के लिए एब्रॉड गए हुए थे। आपकी माँ भी हर्ष से बहुत प्यार करती थी। आपके पापा और माँ दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हवेली में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। ये भी एक रीज़न था हर्ष को ज्यादा प्यार करने का। परपोज। उस आदमी की बात सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो आदमी सच कह रहा था। हर्षवर्धन रघुवंशी फैमिली का कुछ नहीं लगता था, वो तो एक मामूली से ड्राइवर का बेटा था।
जिसे अजित रघुवंशी ने भाई का दर्जा दिया, और यही रीजन था कि हर्षवर्धन ने सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी थी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। अगर सच सामने आ जाता और उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ना पड़ता, तो हर्षवर्धन के पास तो एक फ्लैट भी नहीं था जिसमें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रह सके। बेशक हर्षवर्धन रघुवंशी फैमिली का कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसने अपने आप को रघुवंशी परिवार को डेडिकेट किया हुआ था। जवान बच्चों को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन हर्षवर्धन ने वो सब भी कर दिया था। जबकि हर्षवर्धन खुद ज्यादा एज का नहीं था, उसने अपनी जवानी खोकर अपने बच्चों को संभाला था। मैच्योरिटी उम्र से नहीं, समझ से आती है, और हर्षवर्धन की उम्र इतनी नहीं थी जितनी मैच्योरिटी थी। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और उस आदमी को देखकर कहा, अंडरस्को, फिर क्या हुआ? वो आदमी बोला, अंडरस्को, सर पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि आपके चाचू हर्षवर्धन को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन आपके पापा ने उन्हें बचा लिया और हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपके लॉयर के पास अडॉप्शन के पेपर भी होंगे। शिवाय बोला, अंडरस्को, लॉयर के पास नहीं है। उस आदमी ने कहा, अंडरस्को, तो फिर आपके चाचू के पास होंगे, लेकिन आपके पापा ने पूरी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी के साथ उन्हें अडॉप्ट किया था ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, मेरे चाचा को पुलिस क्यों लेकर जा रही थी? तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? उस आदमी ने कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि कोई खून का मामला था। किसका खून? दिव्यांश ने पूछा। वो आदमी बोला, अंडरस्को, सर इतना तो नहीं पता, मैंने पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, लेकिन उन्हें जितना पता था उन्होंने मुझे यही कहा कि खून के मामले में ही पुलिस उस बच्चे को लेकर जा रही थी ताकि आपके चाचू को बाल सुधार गृह ले जा सके। शिवाय ने उस आदमी को देखकर कहा, अंडरस्को, ठीक है, तुम जाओ। क्वोट। वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश गुस्से में खड़ा हुआ और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। शिवाय चेयर पर ही बैठा हुआ था। दोनों भाइयों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके चाचू उनके सगे चाचू नहीं है। उन्हें एक एक करके अपने चाचू की बात याद आ रही थी। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, चाचू एग्जैक्ट हमसे कितने बड़े हैं? दिव्यांश गुस्से में था, लेकिन जवाब देता हुआ बोला, अंडरस्को, 4 या 5 साल बड़े हैं। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, मतलब उस टाइम माँ प्रेग्नेंट होगी या फिर हमारा जन्म हो गया होगा। इस दौरान पापा ने चाचा को अडॉप्ट किया और दुनिया वालों के सामने अपना छोटा भाई बताया, लेकिन दादा दादी उन्होंने पापा को रोका नहीं। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, इन सब का जवाब तो चाचू ही दे सकते हैं कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था। लेकिन मुझे नहीं लगता चाचू हमारी बातों का जवाब देंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, दिव्यांश तुझे एक और न्यूज़ दूँ। ये सारी प्रॉपर्टी हम चारों भाई बहन के नाम है। चाचू ने इस प्रॉपर्टी में से कोई शेयर अपने नाम नहीं रखा, जबकि पापा चाचू को इस प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन चाचू ने नहीं लिया। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, शिवाय मुझे लगता है रणविजय सिंह हमारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। उसे कहीं से तो पता चल गया कि चाचू हमारे असली चाचू नहीं है और वो इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है रणविजय कुछ बड़ा करने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ बड़ा करें, हमें कुछ कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि चाचू दुनिया वालों के सामने बेइज्जत हो जाए। दिव्यांश को देखकर शिवाय ने दिव्यांश को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, दिव्यांश ये बात यहीं खत्म करते हैं। किसी को नहीं पता कि चाचू सगे हैं या नहीं ना मैंने कुछ सुना, तूने कुछ सुना। रही बात रणविजय सिंह की, तो रणविजय सिंह ही बचा हुआ है। बहुत जल्द उसे भी यमराज के पास छोड़ आएंगे। इस बार गेम आर पार, चेक एंड मेट। अगर उसने चाचू की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया तो उसकी इज्जत चौराहे पर नीलाम कर दूंगा। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या चाचू हमें कभी बताएंगे कि वो किसी इल्जाम में बाल सुधार गृह जाने वाले थे और उन्होंने किसका खून कर दिया? शिवाय ने कहा, अंडरस्को, दिव्यांश तू टेंशन मत ले,
चाचू के बर्थडे की तैयारी कर, मैं हूं ना सब पता कर लूंगा, और रणविजय सिंह पर भी नजर रख रहा हूं, बहुत जल्दी इसके पत्ते भी सामने आएंगे। दूसरी तरफ वीरा और विराज एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। विराज ने बहुत मुश्किल से खुद को तैयार कर लिया था कि वो वीरा को आज अपने दिल की बात बोल देगा। दोनों ही खाना खा रहे थे। वीरा तो पूरे कंसंट्रेट के साथ खाना खा रही थी, लेकिन विराज वो तो बस चम्मच चला रहा था। विराज ने कई बार वीरा को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाता था कि कहीं वीरा मना ना कर दे। विराज को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती थी, इसलिए उसने वीरा को किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करनी दी। विराज किसी को प्रपोज करे और वो लड़की ना कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन विराज को फिर भी बहुत डर लगता था। वीरा के सामने तो उसकी जुबान खुलती ही नहीं थी, फिर भी आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बात वीरा को बता देगा। आखिर अब तो पूर्वी और पैंथर के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था। विराज ही बचा था जिसने वीरा को अपने दिल की बात नहीं कही थी। विराज को कभी कभी वो बात भी याद आती थी कि मुझे पहले तो देव दुल्हन ले आएगा और तू वीरा को कभी अपने दिल की बात नहीं कहेगा। विराज के भाई ना जाने कितनी बार विराज को ऐसी बातें बोलकर चिढ़ा चुके थे। विराज ने बात शुरू करते हुए कहा, अंडरस्को वीरा अब तुम क्या करोगी? वीरा बोली, अंडरस्को पहले पनीर खाऊंगी, उसके बाद मंचूरियन खाऊंगी। विराज का तो मन हुआ कि चम्मच उठाकर अपने सिर में मार ले, फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर से पूछा, अंडरस्को नहीं मेरे कहने का मतलब है खाना खाने के बाद क्या करोगी? वीरा खाना खाते हुए बोली, अंडरस्को उसके बाद घर जाऊंगी। विराज का मन कर रहा था कि यही कहीं पिला में अपना सिर दे मारे। आखिर विराज अपनी बात वीरा को कह क्यों नहीं पता था। विराज ने गहरी सांस ली, बोला, अंडरस्को मेरे कहने का मतलब है फ्यूचर में क्या करोगी? वीरा बोली, अंडरस्को अभी तो कोर्स खत्म हुआ है यार, 2-4 कंपनी में इंटरव्यू दूंगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब करूंगी। जॉब के बाद क्या करोगी? विराज ने दूसरा सवाल किया। वीरा ने विराज की आंखों में देखकर कहा, अंडरस्को साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो तुम? विराज की बोलते फिर से बंद हो गई। विराज ने मन ही मन कहा, अंडरस्को इतनी लड़कियों से बेधड़क बात कर लेता हूँ, लेकिन वीरा की बात अलग है, इसके सामने मेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? अभी से ये हालत है, शादी के बाद तो मैं गूंगा ही हो जाऊंगा। और ये है कि बिना किसी हेसिटेशन के आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से बात करती है, ये लड़की मुझे समझती क्यों नहीं? इतने में वीरा ने फिर कहा, अंडरस्को बताओ विराज कहना क्या चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ बोलो। साफ साफ बोलोगे तो मैं तुम्हें साफ साफ जवाब दूंगी। विराज कुछ नहीं बोला, उसने पास रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। वीरा ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रख लिया और विराज की तो दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। विराज और वीरा का केस भी अलग ही था। जहां वीरा एकदम कॉन्फिडेंस से बात करती थी, वहीं विराज की तो सिटी पिटी गुम हो जाती थी। ऐसा लगता था कि विराज के अंदर लड़की की आत्मा है और वीरा के अंदर लड़के की आत्मा। वीरा बोली, अंडरस्को विराज पूछो, मैं हाँ कहूंगी। विराज को कुछ समझ नहीं आया। वीरा ने फिर कहा, अंडरस्को विराज पूछो, मैं हाँ कहूंगी। विराज अभी भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वीरा को देखने लगा। उसके तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वीरा ने इस बार दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को विराज मैं तुमसे कह रही हूँ, प्रपोज करो मुझे, मैं हाँ कहूंगी। विराज जो अपनी सेंस में वापस आया और हैरानी से वीरा को देखने लगा। अब वीरा का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में मार ले। वीरा ने विराज का हाथ छोड़ा और गुस्से में बोली, अंडरस्को विराज तुमसे बात कर रही हूँ, प्यार करते हो ना मुझे? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने कहा, अंडरस्को तो फिर कहते क्यों नहीं? विराज अभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और इस बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वीरा उसे पसंद करती है। और उसके बाद भी उसने कभी रिएक्ट नहीं किया।
हमेशा ही विराज को डांटती रहती थी। विराज सलाइवा गटकते हुए बोला, अंडरस्को, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वीरा गुस्से में बोली, अंडरस्को, हाँ जानती हूँ, सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ले रखी है, किसी लड़के को मेरे आसपास भटकने नहीं देते, मेरा दुनिया भर का ख्याल रखते हो, मेरे भाई को बहुत प्यार करते हो, रघुवंशी मेंशन से ज्यादा तो मेरे घर में पड़े रहते हो, मैं स्टडी करती हूँ तो मेरे लिए खाना बना कर देते हो, जहाँ भी जाते हो मुझे लेकर जाते हो, मुझे रघुवंशी मेंशन बुलाने के बहाने ढूंढते हो, बातों बातों में अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते हो, लेकिन कह नहीं पाते, पूरी रघुवंशी फैमिली तुम्हें मेरे नाम से चिढ़ाती है, सब तुम्हें कहते हैं कि तुमसे ज्यादा फास्ट तो देव है। मेरी फ्रेंड से घंटे चैट करते हो, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कॉलेज में क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तुम्हें क्या लगता है। इतना सब कुछ देखने समझने के बाद मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम मुझे प्यार करते हो। विराज तो चुपचाप नजर झुकाए बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा हो और वो स्टूडेंट सिर झुकाकर खड़ा हो। वीरा बोली, अंडरस्को, अब सिर झुकाने से क्या होगा, प्रपोज करो मुझे, मैं हाँ कहूंगी, तुम डरते क्यों हो, तुम्हें तो कोई भी ना नहीं कहेगा तो मैं क्यों कहूंगी। विराज बोला, अंडरस्को, जब तुम जानती थी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो रिएक्ट तो कर सकती थी ना, और जब तुम जानती थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो तुम प्रपोज कर देती। आजकल तो दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, लड़कियां भी प्रपोज कर देती है। ये सुनते ही वीरा ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और चटाक सी आवाज हुई। रेस्टोरेंट में बैठे हुए जितने लोग थे वो सब वीरा और विराज को देखने लगे। वीरा ने सबको देखकर कहा, अंडरस्को, आप सब खाना खाइए ना। सब अपने अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगे। वीरा ने फिर से गुस्से में विराज को देखकर कहा, अंडरस्को, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम रघुवंशी मेंशन के सबसे छोटे बेटे हो। मैं तुम्हें मुंह पर कह रही हूँ कि मुझे प्रपोज करो और मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी, और तुम हो कि अभी मुझे प्रपोज नहीं कर रहे बल्कि चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं। वीरा ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, अगर मुझे शिवाय भैया नहीं बताते कि तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं कभी तुम्हारे आसपास नहीं रहती, बहुत पहले छोड़ चुकी होती, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं रघुवंशी मेंशन में बहू बनने लायक नहीं हूँ, लेकिन शिवाय भैया ने मुझे समझाया कि तुम्हारी सांस मुझे देखे बिना चलती नहीं है, इसीलिए तुम्हारे प्रपोजल करने का इंतजार करती रहती हूँ, और तुम हो कि आए दिन उल्टी सीधी बातें करते हो लेकिन प्रपोज नहीं करते, कहाँ जाकर मरूं मैं। इतना कहकर वीरा मुंह बनाकर बैठ गई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वीरा अब भी सोच रही थी कि शायद विराज उसे प्रपोज करेगा, लेकिन विराज उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी 10 मिनट पहले वो वीरा को प्रपोज करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, और अभी वो वीरा के मुंह से अपने रिलेशन का सच सुन रहा था। थोड़ी देर में टेबल पर एक वेटर आया और उसने बिल टेबल पर रख दिया। विराज ने बिल पे किया और खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, चलो। वीरा बोली, अंडरस्को, कहाँ? विराज ने कुछ नहीं कहा, सीधा वीरा की कलाई पकड़ी और उसे चेयर से उठाकर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। वीरा ने कहा, अंडरस्को, विराज मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन विराज ने कुछ नहीं कहा। वीरा को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और उसे गाड़ी में बैठा दिया। क्या विराज वीरा को प्रपोज कर देगा? क्या करेंगे दिव्यांश और शिवाय अपने चाचू की इज्जत बचाने के लिए? रणविजय सिंह बर्थडे पर कोई हंगामा क्रिएट करेगा? CH 338 झगड़ा। विराज ने वीरा को अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज ले गया। वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि विराज कर क्या रहा है। विराज ने वीरा की कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी से निकालकर इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। वीरा बोली, अंडरस्को, विराज ये क्या कर रहे हो? लेकिन विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वीरा ने फिर पूछा, अंडरस्को, विराज, मुझे लगा तुम मुझे किसी रोमांटिक सी जगह लेकर जाओगे और प्रपोज करोगे,
तुम तो मुझे यहाँ ले आए, हे भगवान तुम करना क्या चाहते हो मुझे बताओ तो। लेकिन विराज तो वीरा की कलाई पकड़कर कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था, उसने वीरा के सवालों का जवाब नहीं दिया। विराज वीरा को लेकर हर्षवर्धन के केबिन में आ गया और सीधा हर्षवर्धन से बोला, अंडस्को, चाचू मुझे वीरा से शादी करनी है। ये सुनते ही हर्षवर्धन वीरा और विराज को देखने लगा। वीरा तो शर्म के मारे विराज के पीछे छुप गई, उसने तो कभी नहीं सोचा था कि विराज सीधी नो बकवास बात करेगा। उसे तो लगा कि विराज उसे किसी रोमांटिक सी जगह लेकर आएगा, फिर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन विराज तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से ज्यादा सुहागरात में बिलीव कर रहा था। हर्षवर्धन ने विराज को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया तो उसकी बोएं तन गई। हर्षवर्धन अपना मैसेज देख ही रहा था कि तभी विराज ने फिर कहा, अंडस्को, चाचू आपसे कह रहा हूँ, मुझे शादी करनी है वीरा से। हर्षवर्धन ने गुस्से में विराज को देखा, चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, अगर शादी करनी है तो कर ले, मुझे क्यों बता रहा है, जा यहाँ से। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन विराज के ऊपर चिल्लाया था। बचपन से लेकर आज तक हर्षवर्धन ने विराज को गलती पर ही डांटा था। ये पहली बार था जब विक्रम बिना किसी गलती के विराज पर चिल्ला रहा था। हालांकि हर्षवर्धन भी चाहता था कि विराज वीरा से शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी एक धन की लड़की के साथ बीते, लेकिन आज हर्षवर्धन विराज पर चिल्ला रहा था। विराज हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था और वीरा उसकी तो आंखों से आंसू टपकने लगे, उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे समझ आ गया था कि रघुवंशी फैमिली उसे नहीं अपनाएगी। विराज ने हर्षवर्धन को देखकर धीरे से कहा, अंडस्को, चाचू आप ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अब तो मैंने कोई गलती नहीं की। आप सभी तो कहते थे कि मैं वीरा को प्रपोज नहीं करता और फाइनली मेरे और वीरा के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मुझे लगा आप खुश होंगे। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, ऐसा कौन सा महान काम करके आया है जो मैं खुश हो जाऊं? बिजनेस में तेरा ध्यान नहीं है, इस लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। मैं ही तो पागल हूँ कि इस बिजनेस को अकेले संभालता हूँ। शिवाय का भी मन करता है तो आता है, नहीं मन करता तो नहीं आता। दिव्यांश उसे कितनी ही डील ठीक से क्रैक नहीं होती। राजवीर उसे कुछ कहो तो कभी सुनता है और कभी नहीं सुनता। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तू इस लड़की को लेकर आ गया कि मुझे इससे शादी करनी है। इस लड़की का खानदान है ना कोई स्टेटस, और तुम्हें इससे शादी करनी है तो करो, मुझे क्या बता रहे हो? छोटे बच्चे नहीं हो जो मेरी परमिशन लेकर शादी करोगे। निकलो मेरे केबिन से, जो करना है करो। वीरा का रोना तेज हो गया। विराज वो तो आज अपने चाचू को देख रहा था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चाचू ऐसी बात करेंगे। वो तो इतना एक्साइटेड होकर अपने चाचू के पास आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने गलती कर दी। विराज के दिमाग में ये बात भी घूमने लगी कि पता नहीं वीरा अब उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचेगी। विराज सुन होकर अपने चाचू को देख रहा था और तभी हर्षवर्धन आगे आया। उसने विराज की बाजू पकड़कर अपने केबिन के बाहर धकेलते हुए कहा, अंडस्को, निकलो यहाँ से और इस लड़की को भी लेकर चले जाओ। विराज ने वीरा का हाथ पकड़ा और उसके साथ केबिन से बाहर खड़ा हो गया। वीरा बस रोए जा रही थी। विराज वीरा को चुप करवाना चाहता था, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। चाचू अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर्षवर्धन तो शांत ही रहता था, गलती पर ही चिल्लाता था, लेकिन आज तो उसकी कोई गलती नहीं थी। विराज ने वीरा के आंसू पोंछकर कहा, अंडस्को, देखो प्लीज चुप हो जाओ। मुझे लगता है चाचू टेंशन में है, इसलिए ये सब बोल रहे थे, वरना तुम जानती हो चाचू का नेचर, वो तो तुम्हें कब से पसंद करते हैं। तभी तो मुझे बार बार कहते थे, वीरा को ले आओ, वीरा को ले आओ। ये सुनते ही वीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, पसंद करने में और अपने खानदान की बहू बनाने में फ़र्क होता है। विराज, मैं इसीलिए तुमसे दूरी बनाकर रखना चाहती थी,
इसीलिए तुम्हारी बातों को समझना नहीं चाहती थी, इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता था कि रघुवंशी फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाएगी और आज तुम्हारे चाचू ने बता दिया कि मेरा कोई स्टेटस नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ दो, मुझसे शादी करने के ख्वाब छोड़ दो। विराज, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तुम चाहो भी तो हमारे बीच के अमीरी गरीबी की दीवार को गिरा नहीं सकते। बेशक चाचू ने गुस्से में कहा, लेकिन कहा तो सच ना। विराज बोला, प्लीज वीरा, समझने की कोशिश करो, मैं सच कहता हूँ, पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें यकीन नहीं आता है तो शिवाय भैया से पूछ लो, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सब कुछ शिवाय भैया ने बताया है, तो ऐसे मत करो। वीरा ने भी गुस्से में कहा, विराज, मुझे शिवाय भैया ने बताया है, चाचू ने नहीं। हो सकता है शिवाय भैया मुझे पसंद करते हो, लेकिन चाचू पसंद नहीं करते। तुमने देखा ना चाचू कैसे चिल्ला रहे थे। प्लीज विराज, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे तुम्हारे बीच में जो कुछ था आज खत्म हो गया। इतना कहकर वीरा ने विराज के हाथ को अपनी कलाई से हटाया, रोती हुई वहां से चली गई। विराज वीरा को रोते हुए जाता हुआ देख रहा था। विराज को अब हर्षवर्धन पर गुस्सा आ गया। उसने हर्षवर्धन के केबिन का गेट खोला और हर्षवर्धन को देखकर कहा, प्रॉब्लम क्या है चाचू? करना क्या चाहते हो आप? आपको थोड़ा भी तरस नहीं आया वीरा पर? चली गई वो रोकर आपकी वजह से। वीरा को रघुवंशी मेंशन रहने के लिए मना लो, वीरा को कॉलेज ड्रॉप कर दो, वीरा की हेल्प करो। विराज, वीरा की वजह से ही तुम पैरों पर खड़े हुए हो। आज जब मैं परमानेंट वीरा को रघुवंशी मेंशन में बहू बनाकर लाना चाहता हूँ, तो आप मुझे मना कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, मना नहीं किया मैंने, तुम्हारी इच्छा है, मन करता है तो कर लो उससे शादी, मैं मना नहीं कर रहा। अब जाओ मेरे केबिन से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए। विराज, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। विराज ने भी चिल्ला कर कहा, तो मार दो ना थप्पड़, और आप कर भी क्या सकते हैं? छोटे से छोटी गलती पर आपका हाथ उठ जाता है। मैं ही पागल था जो वीरा को लेकर आपके पास आ गया, ये सोचकर कि आप खुश हो जाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे और हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अब ये भी बता दीजिए कि आपने अपने फायदे के लिए मेरी शादी किससे फिक्स की है? हर्षवर्धन बोला, दिमाग खराब मत करो, निकलो यहाँ से। मैंने किसी से तुम्हारी शादी फिक्स नहीं की, तुम्हारा जो मन करता है कर लो, लेकिन फिलहाल मेरे केबिन से चले जाओ। विराज भी चिल्लाकर बोला, नहीं जाऊंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ, आपने वीरा की इंसल्ट क्यों की? आप मेरे और वीरा के रिश्ते से खुश क्यों नहीं है? क्या कमी है वीरा में, और अगर कमी थी तो मेरे सामने वीरा का नाम क्यों जपते रहे? हर्षवर्धन और विराज दोनों में तगड़ी बहस हो गई। वो बहस बढ़ती चली गई, दोनों के चिल्लाने की आवाज अब केबिन से बाहर आने लगी, और तभी एक एम्प्लॉय ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और भागता हुआ शिवाय के पास गया। उस एम्प्लॉय ने शिवाय के केबिन का गेट खोला। शिवाय को गुस्सा आ गया, क्योंकि कोई उसकी केबिन में बिना परमिशन आता था तो शिवाय को गुस्सा आता था। उस एम्प्लॉय ने हाफते हुए कहा, सॉरी सर, मैं बिना परमिशन आ गया, लेकिन आप नहीं जानते हर्षवर्धन सर और विराज सर के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हो गई है। ये सुनते ही शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि रणविजय सिंह अपना खेल खेल रहा है। शिवाय जल्दी से केबिन से निकलकर तेज कदमों से हर्षवर्धन के केबिन की तरफ चला गया। शिवाय ने केबिन का गेट खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने विराज के कॉलर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ को थप्पड़ मारने के लिए उठाया हुआ था। विराज भी बहुत गुस्से में हर्षवर्धन को देख रहा था। हर्षवर्धन विराज को थप्पड़ मारता उससे पहले ही शिवाय चिल्लाया, चाचू ये क्या कर रहे हो? हर्षवर्धन का हाथ जो हवा में था वो रुक गया। हर्षवर्धन ने कॉलर पकड़कर विराज को शिवाय की ओर धकेलते हुए कहा, लेकर जाओ अपने नालायक भाई को,
मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे साथ बहस कर रहा है। क्वोट, विराज भी गर्म खून था तो रघुवंशी खानदान का सबसे छोटा बेटा, उसके अंदर भी शिवाय दिव्यांश के गुण थे, हार मानने वालों में से तो विराज भी नहीं था। विराज ने कहा, अंडरस्को, मैं बदतमीजी कर रहा था, मैं बहस कर रहा था, या आप मुझ पर चिल्ला रहे थे? मुझे तो समझ नहीं आता आप मुझ पर चिल्लाए क्यों? हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, शिवाय इसे लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए। शिवाय समझ रहा था कि हर्षवर्धन अपने दिल और दिमाग से बुरी तरह से लड़ रहा है और शायद कहीं ना कहीं यही गुस्सा उसने विराज पर निकाल दिया, लेकिन हर्षवर्धन ऐसा तो नहीं था। चाहे जितनी भी टेंशन होती थी, वो अपने भतीजे पर गुस्सा नहीं निकलता था। फिर आज क्या हुआ? शिवाय ने विराज को पकड़कर केबिन से बाहर की ओर ले जाते हुए कहा, अंडरस्को, तू चल मेरे साथ बैठकर बात करते हैं। विराज ने भी शिवाय को धक्का देते कर कहा, अंडरस्को, क्यों बात करते हैं? बात तो आज चाचू करेंगे, चाचू बताएंगे कि वो हम पर इतना क्यों चिल्लाते हैं। तभी वहां दिव्यांश आ गया। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कुछ इशारा किया और दिव्यांश हर्षवर्धन के पास चला गया और शिवाय विराज को लेकर बड़ी मुश्किल से उस केबिन से निकालकर अपने केबिन में ले आया। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास देते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू क्या हुआ है? क्यों इतनी टेंशन में हो? पानी पी लो। हर्षवर्धन ने पानी पी लिया। हर्षवर्धन गुस्से में लंबी लंबी सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन की तबीयत खराब हो जाएगी। हर्षवर्धन के दिल में जो कुछ भी था वो अपने भतीजे को बताना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसके पास्ट की बात उसके भतीजे के सामने आ गई तो उसके भतीजे उसे प्यार नहीं करेंगे, और यही सब सोचकर हर्षवर्धन रोज एक मौत मरता था। ना वो खुलकर हीर से बात कर पा रहा था, ना ही शिवाय और दिव्यांश से। अंदर ही अंदर हर्षवर्धन मर रहा था और ये सब शिवाय और दिव्यांश नोटिस भी कर रहे थे, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते थे। दिव्यांश ने हर्षवर्धन के कमर को रब किया, फिर उसके सिर को हल्का हल्का दबाने लगा। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, चाचू काम बहुत ज्यादा है, तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। आप कुछ दिनों के लिए चाची के साथ फार्म हाउस चले जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने दिव्यांश के सीने पर अपना एक हाथ रखा, उसे धक्का देकर कहा, अंडरस्को, तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे सलाह दो? इस कंपनी का मालिक हूं मैं और तुम लोग मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। हर्षवर्धन ने दो चुटकी बजाकर दिव्यांश को केबिन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिव्यांश तो आंखें फाड़े हर्षवर्धन को देख रहा था। आखिर हर्षवर्धन को हो क्या गया? दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, चाचू प्रॉब्लम क्या है? आप हमारे साथ शेयर तो करो। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडरस्को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकलो मेरे केबिन से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए मेरे केबिन से चले जाओ। दिव्यांश जाना नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे गुस्से में कहा था, इसलिए दिव्यांश चुपचाप उसके केबिन से निकल गया। क्या हो गया है हर्षवर्धन को? किसका मैसेज आया था हर्षवर्धन के फोन पर? क्या विराज अपने चाचू को माफ करेगा? हर्षवर्धन की मजबूरी। दिव्यांश हर्षवर्धन के केबिन से निकलकर सीधा शिवाय के केबिन में गया। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू ने भगा दिया। ये सुनकर शिवाय के माथे पर टेंशन आ गई। दिव्यांश ने विराज को देखा, जो गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। विराज नॉर्मली गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब गुस्सा करता था तो शिवाय के गुस्से को टक्कर देता था। शिवाय जानता था कि विराज अब इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, इसलिए उसने विराज को समझाने की कोशिश भी नहीं की। विराज खुद ही इधर उधर चक्कर लगाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। करीब 10 मिनट तक सब खामोश रहे। फिर दिव्यांश ने पूछा, अंडरस्को, विराज क्या हुआ था? विराज अब भी बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं, आप लोग हमेशा कहते थे कि मैं वीरा को प्रपोज नहीं करता,
आज मेरे और वीरा के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया तो मैं वीरा को लेकर चाचू के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरी शादी वीरा से करा दो और वो भड़क गए और इतनी बुरी तरह भड़के कि वीरा रोने लगी। वीरा का कोई स्टेटस नहीं है, वीरा की कोई फैमिली नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। जब मैंने जवाब मांगा तो मुझ पर और ज्यादा चिल्लाने लगे। शिवाय ने विराज को पकड़कर सोफे पर बिठाया, उसे पानी दिया और उसके पास बैठकर बोला, अंडस्को देख, तू जानता है चाचू बहुत काम करते हैं, हो सकता है टेंशन में तुझे उल्टा सीधा बोल दिया। विराज ने पानी को गट गट पिया और खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, अंडस्को टेंशन में नहीं बोला भाई, जानबूझकर बोला है। क्यों बोला है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जब पूछा कि आपको वीरा पसंद थी तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया। कहीं की बात कहीं ले गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो और वो ये सारी बातें बोल रही हो, वरना चाचू को मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं बोलते। शिवाय ने कहा, अंडस्को अच्छा तू शांत हो जा, तुझे वीरा से शादी करनी है ना, तू जाकर बस वीरा को मना ले, बाकी तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी। विराज बोला, अंडस्को वो चली गई गुस्सा होकर, उसने कहा है कि जब चाचू उसे नहीं अपना रहे तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। शिवाय ने कहा, अंडस्को विराज तू अभी जा वीरा के पास, अगर वो रो रही है तो उसे तेरी जरूरत है, तू उसे थोड़ा सा समझा दे, बाकी मैं समझा दूंगा। इस वक्त वो रो रही है ना, तुझे उसके पास होना चाहिए। जब तू अकेला था तो वो तेरे पास थी, अब वो अकेली है तो तू उसके पास चला जा। विराज ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी शिवाय ने कहा, अंडस्को हाँ एक और बात, चाचू तुझ पर चिल्लाए थे, ये बात किसी को मत बताना, तू जानता है हमारे चाचू कैसे हैं। मैं पता लगाता हूँ कि आखिर वो तुझ पर चिल्लाए क्यों। ठीक है, चाचू के लिए दिल में कोई गलत फहमी पालकर मत रखना, समझा। विराज ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। बेशक विराज समझ रहा था लेकिन वो अपने चाचू से गुस्सा था और शायद वो इतनी जल्दी अपने चाचू को माफ भी नहीं करना चाहता था। विराज के जाते ही शिवाय दिव्यांश को देखकर बोला, अंडस्को क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा दिव्यांश, क्या करना चाहता है रणविजय। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को तू ही रुका हुआ है, अब तक जाकर गोली सीने में मार देते, किस्सा ही खत्म। शिवाय बोला, अंडस्को इतना आसान नहीं है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो रणविजय सिंह राणा है, राजपूत हवेली का मालिक, अगर हमने उसे मारा तो इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि रणविजय सिंह राणा ने ही कुछ किया है, जिस वजह से चाचू को गुस्सा आया, लेकिन पता कैसे लगाऊं कि चाचू को गुस्सा क्यों आया। दिव्यांश बोला, अंडस्को चाचू कुछ नहीं बताएंगे, उन्होंने तो मुझे भी डांट कर भगा दिया। शिवाय ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, अंडस्को चाचू की कॉल डिटेल दो और चाचू के सारे फोन कॉल रिकॉर्ड कराओ, मुझे उनके फोन पर आया हुआ एक एक कॉल सुनना है। दिव्यांश ने भी शिवाय की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को गुड डिसीजन, ऐसे ही हम चाचू के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने केबिन में बैठा हुआ था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन उठाकर कहा, अंडस्को खुश, अब क्या चाहते हो तुम। दूसरी तरफ से रणविजय सिंह राणा की आवाज आई, अंडस्को तुमसे मिलना है, अभी मिलना है, तुम्हारी कंपनी के पार्किंग में हूँ, 5 मिनट है, तुम्हारे पास आ जाना, वरना उसके बाद कहीं आने जाने लायक नहीं रहोगे। हर्षवर्धन ने गुस्से में अपना फोन उठाकर केबिन के कोने में मार दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर भागना शुरू किया। हर्षवर्धन का केबिन ग्राउंड फ्लोर पर था, उसे फ्लोर से पार्किंग तक आने में 10 मिनट लगते। अगर हर्षवर्धन भागता नहीं तो वो 5 मिनट में किसी भी हालत में नहीं पहुंचता, और जो सिचुएशन हर्षवर्धन की थी, उस सिचुएशन में हर्षवर्धन 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकता था। कुछ तो कर रहा था रणविजय, जिसने हर्षवर्धन जैसी पर्सनालिटी को मजबूर कर दिया था। शायद रणविजय सिंह भी जानता था कि वो रघुवंशी मेंशन में बस हर्षवर्धन को मजबूर कर सकता है,
वरना शिवाय और दिव्यांश को मजबूर करना उसकी सोच से भी परे थे। हर्षवर्धन पूरी स्पीड से ऑफिस में भागता हुआ जा रहा था। सारे एम्प्लॉय हर्षवर्धन को देख रहे थे। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन ऐसे भाग रहा था। तभी एक एम्प्लॉय शिवाय के केबिन में जाकर बोला, अंडरस्को, हर्षवर्धन सर बहुत तेजी से भागते हुए कहीं गए हैं। ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय तेज कदमों से केबिन निकल गए। हर्षवर्धन भागता हुआ लिफ्ट के पास आया, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई थी। हर्षवर्धन लिफ्ट का इंतजार नहीं कर सकता था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगा। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर पसीने आ रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। बस उसे तो किसी तरह रणविजय से मिलना था। जैसे हर्षवर्धन की सांस रणविजय के हाथों में हो। अगर हर्षवर्धन रणविजय के पास नहीं गया तो रणविजय उसकी सांसों की डोरी तोड़ देगा। फाइनली हर्षवर्धन भागता हुआ पार्किंग में आ गया। रणविजय सिंह अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर ताली बजाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या बात है, पूरे 5 सेकंड जल्दी आ गए, मानना पड़ेगा तुम्हें। पूरी निष्ठा के साथ रघुवंशी परिवार के साथ खड़े हो। वो क्या कहते हैं, महाभारत के भीष्म पितामह हो तुम। जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लोगे तब तक दम नहीं तोड़ोगे, लेकिन मैं तुम्हारा दम तोड़कर ही रहूंगा। हर्षवर्धन कुछ बोल नहीं रहा था। हर्षवर्धन बुरी तरह थक गया था। उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए थे, लंबी लंबी सांस ले रहा था। बोलने की हालत तो हर्षवर्धन की थी नहीं, इसलिए वो रणविजय सिंह की बकवास सुन रहा था। लेकिन ये नहीं जानता था वो जितना हर्षवर्धन को परेशान करेगा, शिवाय दुगना उसे लौटाएगा। रणविजय सिंह ने हर्षवर्धन की हालत देखकर कहा, अंडरस्को, अरे हर्षवर्धन, तुम तो अभी से थक गए। अभी तो तुमने बस अपने एक भतीजे पर अपना गुस्सा निकाला है। तुम्हें तो धीरे धीरे पूरी रघुवंशी फैमिली पर गुस्सा निकालना है। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, रणविजय सिंह, जानता तो था तुम बहुत गिरे हुए हो। आज देख भी लिया कि कितने गिरे हुए इंसान हो। अगर मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो, ऐसे नहीं जैसे तुम लड़ रहे हो। दिग्विजय ने कहा, अंडरस्को, मैं तो ऐसे ही लड़ता हूँ। मुझे औरतों की आड़ में लड़ना अच्छा लगता है। अब तुम कुछ भी समझो, मुझे बस जीत चाहिए और जीत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या करूँगा। दुनिया के सामने तुम्हारा सच तो ला ही दूंगा और वो फोटो भी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर लगा दूंगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडरस्को, कुछ तो शर्म करो। रूही तुम्हारी बेटी की उम्र की है। रणविजय सिंह प्यार से बोला, अंडरस्को, बेटी की उम्र की है, बेटी तो नहीं है। इतना कहकर रणविजय हंसने लगा। उसकी हंसी हर्षवर्धन को अंदर तक जला रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, रूही की फोटोग्राफ्स दे दो। रणविजय सिंह बोला, अंडरस्को, पागल नहीं हूं मैं कि तुम्हारे हाथ में फोटोग्राफ दे दूंगा। मैं वो फोटोग्राफ तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारे भतीजे तुम्हें धक्के मारकर रघुवंशी मेंशन से निकाल नहीं देते, तब तक तो मैं वो फोटोग्राफ तुम्हें दूंगा नहीं। और अगर अपने जन्मदिन से पहले तुमने ये सब नहीं किया तो मैं रूही की फोटोग्राफ्स टीवी पर दे दूंगा। सारी मीडिया उसे टीवी पर चलाएगी। तुम्हारी भतीजी का जनाजा निकलेगा, सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी भतीजी, जो कि तुम्हारी सगी भतीजी नहीं है, वो कैसी है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, तुम्हें अगर मुझसे दुश्मनी निकालनी है तो निकाल लो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन रूही को इन सब से दूर रखो, वो मासूम है। रणविजय सिंह बोला, अंडरस्को, हाँ जानता हूँ, मासूम है, उसे तो पता भी नहीं था उसकी फोटो खींच रही है। तुम्हें पता है हर्षवर्धन शिवाय ने उस रात अभय ओबरॉय को अस्पताल पहुंचा दिया और वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत देखो, उसी रात को फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लग गई। अगर मैं फोटोग्राफ्स मीडिया वालों को दे दूं तो सबको तो यही लगेगा ना कि रूही अभय ओबरॉय के साथ रातें रंगीन करती हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, रणविजय सिंह, जिस दिन शिवाय को ये सब पता चलेगा ना, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जितना प्यार मैं रूही से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार शिवाय रूही से करता है।
अगर शिवाय को पता चला कि तुम रूही की इज्जत के साथ खेल रहे हो तो मुझे खुद नहीं पता वो तुम्हारा क्या करेगा। रणविजय हंसता हुआ बोला, लेकिन शिवाय को बताएगा कौन? तुम बताओगे और क्या बताओगे? शिवाय को पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम उसके सगे चाचू नहीं हो, फिर तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ से एक खून हो गया था और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें शिवाय को बताना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर तुम रूही के बारे में उसे बताओगे। उसके बाद क्या होगा? रघुवंशी ब्रदर्स तुम्हें मेंशन से निकाल देंगे। जितना प्यार वो तुम्हें करते हैं वो सारा प्यार एक झटके में खत्म हो जाएगा। उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए इज्जत है वो सारी इज्जत 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब छोड़ो और जो कह रहा हूँ वो करते जाओ। अगर नहीं किया तो रूही की इज्जत तो सड़क पर आ ही जाएगी। रघुवंशी फैमिली की बेइज्जती भी होगी वो अलग। तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। जितनी जल्दी हो सके ऐसा कुछ करो कि रघुवंशी ब्रदर्स खुद तुम्हें घर से निकाल दें। मैं तुम्हें रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें रघुवंशी ब्रदर्स धक्के देकर निकालते हैं तो तुम्हारी कैसी हालत होती है। हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही रणविजय ने उसे एक उंगली दिखाकर ना करते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मैं तुम्हारी बातें सुनने आया हूँ। वैसे तो मैं बदला शिवाय से ही ले रहा हूँ। शिवाय को जब पता चलेगा कि उसने ऐसे इंसान को मेंशन से निकाल दिया जो उसके लिए जान भी दे सकता था, तब शिवाय की शक्ल देखने लायक होगी। हर्षवर्धन ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जो कह रहे हो मैं करता रहूंगा, लेकिन याद रखना रणविजय सिंह हर दिन एक जैसा नहीं होता। रात कितनी भी काली हो सेवरे को नहीं रोक सकती। रात चाहकर भी सूरज को कैद नहीं कर सकती। एक न एक दिन तो तुम शिवाय के हाथ लग जाओगे और फिर शिवाय तुम्हें बर्बाद करने में वक्त नहीं लगाएगा। रघुवंशी मेंशन का शेर है वो, हंसते हंसते खा जाता है पता भी नहीं चलता। रणविजय सिंह ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे शेर को कुत्ता बनाऊंगा मैं, पट्टा बांधूंगा उसके गले में, देखता हूँ तुम्हारा शेर क्या करता है। अब जाओ जाकर दिव्यांश और शिवाय दोनों से लड़ो। अपने जन्मदिन से पहले रघुवंशी मेंशन छोड़ दो। अपनी बात बोलकर रणविजय सिंह गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रणविजय सिंह के बॉडीगार्ड ने गाड़ी का गेट खोला और रणविजय सिंह उसमें बैठकर चला गया। हर्षवर्धन उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही हर्षवर्धन घुटनों के बल पार्किंग में ही बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और चिल्लाने लगा। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हर्षवर्धन को देख रहे थे। हर्षवर्धन का चिल्लाना बहुत दर्द भरा था। दोनों चाहकर भी अपने चाचू के पास नहीं गए या शायद जाना नहीं चाहते थे। इन सब में एक बात सही हो गई कि शिवाय को रणविजय सिंह के बारे में पता चल गया। अब रणविजय सिंह का एक भी पैतरा हर्षवर्धन पर नहीं चलता। दिव्यांश से हर्षवर्धन का चिल्लाना देखा नहीं जा रहा था। दिव्यांश जैसे ही आगे बढ़ा, शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी नहीं, चाचू को ये लड़ाई लड़ने दो। मैं वादा करता हूँ ये लड़ाई चाचू ही जीतेंगे। क्या करेगा अब शिवाय? क्या हर्षवर्धन ऐसे ही ब्लैकमेल होता रहेगा? रणविजय सिंह कब तक हर्षवर्धन को परेशान करेगा? CH-340 हर्षवर्धन नशे में। हर्षवर्धन की हालत देखकर शिवाय और दिव्यांश दोनों को बुरा लग रहा था। दोनों ने अपने चाचू को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर गुस्से में मुट्ठी बना ली। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। शिवाय ने खुद से कहा, रणविजय सिंह राणा, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हर्षवर्धन थोड़ी देर तक चिल्लाता रहा, अपने दर्द को चिल्लाकर निकालता रहा। फिर वो जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, अपना हुलिया ठीक किया और वापस से एक जेंटलमैन की तरह वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश घुटनों के बल बैठ गया। दिव्यांश भी चिल्लाना चाहता था। वो अपने चाचू को ऐसे नहीं देख सकता था। बेशक हर्षवर्धन उसका सगा चाचू नहीं था, लेकिन दिव्यांश और शिवाय के लिए हर्षवर्धन उनके चाचू से बढ़कर था। शिवाय ने दिव्यांश को संभालते हुए कहा, दिव्यांश, अगर तू भी टूट जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
चाचू को देख रहा है ना। रणविजय ने क्या हालत कर दी। अब तू भी ऐसे करेगा तो मैं भी टूट जाऊंगा, प्लीज खुद को संभाल ले। दिव्यांश बेबस आवाज में बोला। अंडरस्कोप, शिवाय छोड़ना नहीं रणविजय को, उसने हमारे चाचू को इस कदर मजबूर कर दिया। शिवाय बोला। अंडरस्कोप, दिव्यांश में वादा करता हूँ रणविजय सिंह को नहीं छोड़ूंगा। शिवाय भी दिव्यांश के पास ही बैठ गया और उसने दिव्यांश को गले लगा लिया। रघुवंशी ब्रदर की एक आदत थी, वो एक दूसरे को संभाल लेते थे। 1 घंटे बाद दोनों ही केबिन में बैठे हुए थे और शायद कोई प्लानिंग कर रहे थे। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्कोप, रणविजय सिंह राणा किस फोटोग्राफ की बात कर रहा था। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडरस्कोप, मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो बताना ही पड़ेगा। राजवीर और रूही के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। तू तो जानता ही राजवीर कैसा है, जरूरत से ज्यादा सिंसियर है। फाइनली धीरे धीरे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगा। राजवीर ने रूही के लिए एक सरप्राइज प्लान किया और सरप्राइज प्लान का फायदा अभय ने उठा लिया। शायद रणविजय के पास रूही और अभय की कुछ फोटोग्राफ्स है, जिन्हें दिखाकर वो चाचू को ब्लैकमेल कर रहा है। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोप, हाँ, और वो ये भी जानता है कि चाचू हमारे सगे चाचू नहीं है और इसीलिए उन्हें बात बात पर इंसल्ट कर रहा था। मन तो कर रहा था कि जाकर अभी के अभी उसकी गर्दन मरोड़ दूं। शिवाय बोला, अंडरस्कोप, ठंड रख दिव्यांश, गर्दन भी मरोड़ेंगे, एक एक सांस खींचेंगे, जैसे मछली पानी के लिए तरसती है वैसे ही रणविजय सिंह राणा भी तड़पाएंगे। ऐसी मौत दूंगा ना मैं इस आदमी को, इसके साथ पुश्ते याद रखेंगी। रघुवंशी मैंशन। हर्षवर्धन की गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और उसने हर्षवर्धन को सहारा देकर उतारा। हर्षवर्धन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्राइवर हर्षवर्धन को सहारा देता हुआ मैंशन के अंदर ले आया। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हर्षवर्धन से पहले ही मैंशन पहुंच चुके थे, तो उन्होंने हर्षवर्धन को देखा तो उनका दिल फिर से भर आया। हर्षवर्धन की बहुत बुरी हालत थी। हर्षवर्धन के एक हाथ में बियर की बोतल थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, गले की टाई ढीली हो गई थी, आधी शर्ट बाहर निकली हुई थी। हर्षवर्धन कभी भी ऐसे ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन हर्षवर्धन अंदर ही अंदर टूट रहा था, जिस वजह से आज उसने बहुत ड्रिंक की थी। इतनी ड्रिंक की थी कि ड्राइवर उसे अंदर लेकर आया। हर्षवर्धन 2 ही कदम चला था कि लड़खड़ा गया। हर्षवर्धन गिर जाता उससे पहले ही शिवाय और दिव्यांश दोनों ने मिलकर हर्षवर्धन को संभाल लिया। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया, पर दिव्यांश कुछ बोला नहीं। दिव्यांश के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या कहे कि हर्षवर्धन का दिल हल्का हो जाए, हर्षवर्धन के दिल में जो तूफान उठ रहा है वो शांत हो जाए। इसलिए वो हर्षवर्धन को गले लगाए खड़ा रहा और तभी हर्षवर्धन ने दिव्यांश को खुद से धक्का देते हुए दूर करके कहा, अंडरस्कोप, दूर रहो मुझसे, बिना बात मुझ पर चिपकते रहते हो, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे संभालोगे। हर्षवर्धन ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि किचन में काम करती हुई हीर को भी सुनाई दी। हीर जल्दी से किचन से बाहर आई। हीर ने हर्षवर्धन को इस हालत में देखा तो उसकी आंखें तो छलक ही गई। हीर ने कभी भी हर्षवर्धन को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आज हर्षवर्धन का वो एक अलग ही रूप देख रही थी। हीर ने देखा तो पीहू भी अपने पापा को देख रही थी। पीहू ने भी पहली बार अपने पापा को ऐसे देखा था। हीर ने पीहू को अपनी तरफ घुमाया और बोली, अंडरस्कोप, जाओ जाकर अपनी ड्राइंग करो। पीहू ने अपनी मासूमियत के चलते पूछा, अंडरस्कोप, माँ पापा को क्या हुआ है? हीर अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडरस्कोप, कुछ नहीं हुआ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ जाकर ड्राइंग करो। हीर ने एक सर्वेंट को पीहू को वहां से ले जाने के लिए कहा और वो सर्वेंट पीहू को लेकर वहां से चला गया। दृष्टि आर्या भी खड़ी हुई, हर्षवर्धन को ही देख रही थी। उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से चाचू को क्या हो गया। चाचू तो कभी ऐसे नहीं करते थे, लेकिन आज तो चाचू अपने होश में ही नहीं थे। हीर हर्षवर्धन के करीब जाने लगी तो शिवाय ने हीर को रोकते हुए कहा, अंडरस्कोप, सिंड्रेला चाची, चाचू होश में नहीं है,
आपको हट कर देंगे, आप मत जाइए। हीर के आंसू अपने आप ही गाल पर लूटकर आ गए। हीर बोली, अंडरस्को, क्या हुआ है इन्हें? ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शिवाय बोला, अंडरस्को, मैं देखता हूँ, आप जाओ अंदर। लेकिन हीर अंदर नहीं गई। शिवाय ने फिर दृष्टि और आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम दोनों भी अंदर चली जाओ और चाची को भी ले जाओ। शिवाय जानता था कि हर्षवर्धन ने ड्रिंक कुछ सोच कर ही की है। शायद जो कुछ रणविजय हर्षवर्धन से करवाना चाहता है उनसे वो कभी भी होश में नहीं करवा सकता, इसीलिए चाचू ने नशे का सहारा लिया। आर्या और दृष्टि हीर को वहां से ले गई। शिवाय सीधा गया और उसने अपने चाचू को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन शिवाय को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन शिवाय हर्षवर्धन से दूर नहीं हुआ। हर्षवर्धन पूरी जान लगाकर शिवाय को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय ने हर्षवर्धन को नहीं छोड़ा। शिवाय ने बहुत धीरे से हर्षवर्धन के कान में कहा, अंडरस्को, चाचू, ऐसा करने से मैं आपसे नफरत नहीं करने लगूंगा और ना ही दिव्यांश आपसे नफरत करेगा। आप शांत हो जाओ चाचू, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। हर्षवर्धन ने अब इस बार पूरी जान लगाकर शिवाय को धक्का दे दिया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। शिवाय का गाल एक साइड हो गया। शिवाय ने हैरान होकर अपने चाचा को देखा तो हर्षवर्धन ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या ठीक करोगे तुम? क्या ठीक कर सकते हो तुम? मेरा दिमाग तो तुम दोनों ने खराब किया हुआ है। मेरी हालत देखो क्या करती तुम दोनों ने। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? मैं नहीं संभाल सकता रघुवंशी इंडस्ट्रीज, खुद संभालो। मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो कुत्ते की तरह गधे की तरह काम करता रहूं। दिव्यांश आगे आया। उसने हर्षवर्धन की दोनों बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हो क्या है चाचू? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो आपने कभी हमसे ऐसी बातें नहीं की। हर्षवर्धन ने दिव्यांश के हाथों को झटक कर कहा, अंडरस्को, तो अब कर रहा हूँ और अब कर रहा हूँ तो सुन लो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मैं कोई तुम दोनों भाइयों का नौकर नहीं हूँ जो सब कुछ अकेले ही संभालता रहूं और तुम दोनों राजाओं की तरह पकी पकाई खिचड़ी खाते रहो। हर्षवर्धन की बात सुनकर दिव्यांश हर्षवर्धन को सच बताने ही वाला था कि शिवाय ने उसे ना में गर्दन हिलाकर मना कर दिया। शिवाय आगे आया और उसने चाचू के बाजू पकड़कर फिर कहा, अंडरस्को, चाचू, आप क्या चाहते हो? जो आप चाहते हो वही होगा। हर्षवर्धन नशे में बोला, अंडरस्को, फिलहाल तो मैं तुम दोनों गधों से छुटकारा चाहता हूँ। दे दो मुझे छुटकारा, दे सकते हो नहीं ना? इतना कहकर हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन शिवाय इस बार नहीं हिला। शिवाय ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़ी और उसे कमरे की तरफ ले जाता हुआ बोला, अंडरस्को, चाचू, अभी आप होश में नहीं हो, सुबह बात करेंगे। हर्षवर्धन ने एक हाथ छटकते हुए कहा, अंडरस्को, छोड़ो मुझे, बात आज ही होगी। मुझे क्या तुमने गली का कुत्ता समझ रखा है जो मैं आए दिन तुम लोगों के आगे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमूंगा? शिवाय कुछ नहीं बोला। शिवाय और दिव्यांश हर्षवर्धन को खींचते हुए कमरे में ले आए। उन्होंने हर्षवर्धन को बेड पर लेटा दिया। हर्षवर्धन नशे में था, बेड पर लेटकर बेसुध हो गया, लेकिन फिर भी वो नशे में बड़बड़ा रहा था, अंडरस्को, तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया। मैं ये कंपनी नहीं संभालूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अपनी हीर को लेकर दूर चला जाऊंगा। कहते कहते हर्षवर्धन नशे में पूरी तरीके डूब चुका था। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अपने चाचू को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर उदासी के अलावा कुछ नहीं था। शिवाय ने अपने चाचू के शूज रिमूव किए, दिव्यांश ने उनकी टाई को निकाला, उनकी घड़ी निकाला, उनके बालों को प्यार से सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद हीर, आर्या और दृष्टि भी उसी कमरे में आ गए। हीर ने हर्षवर्धन को ऐसे देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। आर्या, दृष्टि दोनों ही हीर को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हीर तो जैसे आंखों में सैलाब लिए बस रोए जा रही थी। शिवाय ने हीर को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, चाची, सब ठीक हो जाएगा। चाचू को शायद कोई टेंशन है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वरना तो आप जानती तो हो चाचू को, कितने अच्छे हैं वो। ऐसे मत करो चाची, चाचू ठीक है,
सुबह तक देखना चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, चाची आप जाकर सो जाओ, आज मैं चाचू के पास सो जाऊंगा। हीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं दिव्यांश भैया मुझे इन्हीं के पास रहना है। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, चाची हम पर विश्वास नहीं है कि हम चाचू को संभाल नहीं पाएंगे। हीर रोते रोते बोली, अंडरस्को, ऐसी बात नहीं है भैया, लेकिन मैं पीहू के डैडी को ऐसे नहीं देख सकती। ऐसी कौन सी परेशानी है, कौन सी टेंशन है जो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। शिवाय बोला, अंडरस्को, चाची हम पर थोड़ा सा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। आप जाओ, जाकर पीहू के पास सो जाओ, चाचू के पास हम दोनों हैं। हीर वहां से जाना नहीं चाहती थी, हर्षवर्धन के पास रहना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश और शिवाय दोनों ने हीर को वहां से जाने के लिए मना लिया। आर्या और दृष्टि भी हीर के साथ उस कमरे से चली गई। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को कंबल से अच्छे से कवर कर दिया। शिवाय सोफे पर बैठा और अपने शूज रिमूव करने लगा। फिर उसने कबर्ड खोला, उसमें से एक नाइट सूट लिया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद शिवाय वॉशरूम से बाहर आया और हर्षवर्धन के कंबल में घुसकर उसी के बराबर में लेट गया। दिव्यांश तो आंखें फाड़े शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ हर्षवर्धन की कमर पर रख दिया और बिल्कुल हर्षवर्धन के चिपक कर लेट गया। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, मैं कहाँ सोऊंगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, जैसे मैं सोया हूँ ऐसे तू भी सो जा, बचपन में भी तो हम तीनों साथ में ही सोते थे, आज फिर सो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ विराज को भी बुला ले, वो भी हमारे पास हो जाएगा। दिव्यांश अपने शूज रिमूव करता हुआ बोला, अंडरस्को, विराज वीरा के फ्लैट में है। दिव्यांश ने भी एक नाइट सूट निकाला, वॉशरूम में चला गया। वापस आने के बाद वो अपने नाइट सूट की बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अंडरस्को, शिवाय तुझे टेंशन नहीं हो रही कि रणविजय ने हमारे चाचू की क्या हालत कर दी। शिवाय अभी भी अपने चाचू से चिपक कर लेटा हुआ था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक कर सोता है। शिवाय बोला, अंडरस्को, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि रणविजय सिंह पर हंसी आ रही है। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश ने और ज्यादा हैरानी से शिवाय को देखा और फिर अपने चाचू के दूसरी तरफ कंबल में घुसता हुआ बोला, अंडरस्को, और हंसी किस बात पर आ रही है। उस कमीने ने हमारी चाचू की देख क्या हालत कर दी। शिवाय बोला, अंडरस्को, दिव्यांश एक छोटी सी बात सोच, हम अपने चाचू को संभाल लेंगे, हमारे होते हुए हमारे चाचू को कुछ नहीं होगा, चाहे ये हमारे सगे चाचू हो या अडॉप्टेड चाचू हो, लेकिन हमारा प्यार उनके लिए कम नहीं होगा। लेकिन तू रणविजय सिंह राणा के बारे में सोच, जब मैं उसे कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगा तब उसे कौन संभालेगा, और यही सब सोचकर मुझे हंसी आ रही है। दिव्यांश भी अब अपने चाचू के दूसरी साइड अच्छे से लेट गया। उसने भी अपना एक पैर हर्षवर्धन के ऊपर रख लिया और अपना सिर हर्षवर्धन के बाजू पर। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अच्छा चल गुड नाइट, सुबह देखते हैं रणविजय सिंह का क्या करना है। क्या करेंगे रघुवंशी ब्रदर्स रणविजय सिंह राणा का? क्या हर्षवर्धन अपने दिल का दर्द किसी के साथ बटेगी? https://pocketnovel.onlink.me/tso/qsp6n4